गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आप लोगों का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 वही आ रहा है आपका एग्ज़ाम में। तो इसमें आपके 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं। न्यूट्रिशन मीन्स पूरा उसमें डाइजेशन है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा भी है। ठीक है, तो ये आप लोग सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछिए। आप लोग कुछ पूछते नहीं हैं, यही आप लोग की कमी है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछिए आप लोग। न्यूट्रिशन जो है पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में आपको ये पढ़ना है, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ठीक है, द मेथड बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे प्रिपेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये आपको रिएक्शन भी याद करना है। अगर ये दे देता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 3 स्टेप्स दिए हुए हैं कि क्या इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जैसे सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपको पता है जो क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या दूसरा स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो ऑब्जर्व किया था क्लोरोफिल अब वो कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटेंगे किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, टूटेंगे तभी तो वो दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन द थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिडक्शन प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो रिडक्शन प्रोसेस होगा, हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा और कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा। तो CO2 + H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज। ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज बनेगा और इसी प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा ऑक्सीजन। वो बाई प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत काम का बाई प्रोडक्ट है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो बाय द मेथड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एज अ बाई प्रोडक्ट दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन। स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स होंगे फोटोसिंथेसिस में। ये तीनों स्टेप्स से ही आपका फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो क्लोरोफिल होता है उसके लिए एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स होता है प्लांट सेल में, और वो सेल ऑर्गेनल्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। क्योंकि एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट होता तो हम लोग भी सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाते, हम लोग भी फोटोसिंथेसिस कर पाते। तो ये एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। ठीक है, तो इस स्पेशल क्या बोलें सेल ऑर्गेनल की वजह से प्लांट सेल अपना खाना खुद बना पाते हैं। ठीक है, और हम लोग नहीं बना पाते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस। और अच्छा, अब ये तो हो गया सनलाइट कहाँ से एब्जर्व हो रही है। ठीक है, लेकिन और भी चीज़ें एब्जर्व हो रही हैं ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, आपका ऑक्सीजन जो है जो रिलीज़ हुआ है वो बाहर जा रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जर्व कर रहा है ये जो प्लांट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए इनके पास एक स्पेशल पोर्स होते हैं लीव्स के उस पर सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स या ऑन द स्टेम्स पे भी होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन बाय देयर स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर का भी स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये जो पहला है वो ओपनिंग पोजीशन में है, जो दूसरा है बी वाला वो क्लोजिंग पोजीशन में है। जब ओपन होगा तब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, जब क्लोज हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल पोर है दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटल पोर। तो इसका डायग्राम भी आ सकता है एग्ज़ाम में, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन
प्लांट्स। ठीक है, चलिए और हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन अमीबा भी होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा हो या आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत तरह का होता है। सैप्रोट्रॉफिक होता है, आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है और आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें कि एनिमल्स जो हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल है वो होस्ट सेल पे ही पूरा डिपेंड रहता है, उसी का खाना पूरा खाता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है, दैट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसके लिए एक एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसके थ्रू वो पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स क्या बोले, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़कर जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू ही अपना जो फूड है वो इंटेक करता है, और जो नॉर्मल हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब हम लोग इतने मल्टी सेलुलर, इतने लार्ज एनिमल्स हैं, उसके बावजूद भी हम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही यूज़ करते हैं खाने को लेने के लिए, इंटेक करने के लिए, और हमारा न्यूट्रिशन भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही है। और अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि हम देख नहीं सकते नेकेड आई से, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही यूज़ करता है। देखिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंजेशन, जो न्यूट्रिशन है वो इंजेस्ट करेंगे। ठीक है, इंजेशन। ठीक है, तो जब हमने न्यूट्रिशन इंजेस्ट किया उसके बाद क्या होगा, कौन सा स्टेप स्टूडेंट, उसके बाद होगा डाइजेशन, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स फूड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। तो उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग अमीबा के पास भी होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। चूँकि हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा माउथ से लेके एनस तक है, तो हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग फूड को, न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब फूड जो है एब्जॉर्ब होगा पूरे उसमें जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उसमें फूड एब्जॉर्ब होगा। फिर एसिमिलेशन, वो यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा डिफरेंट फॉर्म्स में। और फिर इजेशन, ये कुछ स्टेप्स हैं। इजेशन मीन्स जो अनवांटेड फूड मटेरियल है वो बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, स्टेप्स जो कि होना ज़रूरी है। देखिए इसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा में आपको इस डायग्राम में दिख रहा है इंजेशन। ये फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया, इसने अपना सीडोपोडिया एनलार्ज किया और उसके थ्रू फूड को अंदर अपने फूड वैक्यूल में एनगल्फ किया। अब ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेगा और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू इसको डाइजेस्ट करेगा। फिर इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अपने बॉडी पार्ट में उसको एसिमिलेट करेगा, मतलब उसको यूटिलाइज़ करेगा न्यूट्रिएंट्स को। और फिर जो भी उसका स्केलेटन है, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल है, उसको वो इजेस्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन में जो कि होते हैं। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देख लीजिए स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में देखिए पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ होगा, फिर ईसोफेगस होगा, ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर वहाँ ईसोफेगस से खाना जो है स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर एनस के थ्रू बाहर रिमूव हो जाएगा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें कैसे कैसे होता है, देखिए आप इस डायग्राम में ही, मैंने आपको जब पहले ये पढ़ाया था तभी बोला था कि इस डायग्राम में ही हर एंजाइम का नाम आप लोग वहाँ पे लिख लीजिए कि कहाँ से कौन सा एंजाइम सेक्रीट होता है और उसका क्या फंक्शन है ना स्टूडेंट। तो आप देखिए कि जब ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है तो माउथ से ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ में आपके बकल कैविटी में देखिए सबसे पहले हम खाना तो हैंड के थ्रू माउथ में डालते हैं, तो प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस च्यूइंग प्रोसेस में, इस ग्राइंडिंग प्रोसेस में जो है हमारे टीथ और हमारे टंग हमारा हेल्प करते हैं। और माउथ में बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा रिलीज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा टीथ जो है या टंग जो है ये हेल्प करते हैं उस सलाइवा के साथ हमारे खाने को मिक्स करने में, ताकि खाना जो है स्लीपरी बने। प्लस सलीवरी ग्लैंड सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलीवरी एमाइलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम है सलीवरी एमाइलेज। ठीक है, वो सलीवरी एमाइलेज क्या करता है स्टूडेंट्स, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, स्टार्च को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे बकल कैविटी में या हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। देखिए, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा एंड विच न्यूट्रिएंट दे डाइजेस्ट। ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में या बकल कैविटी में और वो कौन से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। सलाइवा हमारे सलाइवा में सलीवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इज़ दैट क्लियर। प्रोटीन या फैट्स या वाइटामिन इनको नहीं डाइजेस्ट करता। किसको डाइजेस्ट करता है, या तो स्टार्च लिख सकते हैं आप या तो कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। और स्टार्ट, अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, बकल कैविटी से। ठीक है, चलिए अब इतना जो भी डाइजेशन हुआ, जो भी उसको हमने अचीव कर लिया प्रॉपरली, वो जो है वो जाएगा फुड ईसोफेगस से होते हुए। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, वो ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में देखिए 3 चीज़ें सेक्रेट होती हैं। जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 3 चीज़ें स्टमक में सेक्रेट होती हैं। आपके गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, म्यूकस और आपका जो है HCl। ठीक है, तो ये अब सबका अपना अपना फंक्शन है कि क्या क्या किसका फंक्शन है। ठीक है, स्टमक एक बहुत लार्ज, मतलब एक देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज है, काफ़ी बड़ा है और इसमें भी फूड जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जूसेस के साथ मिक्स होता है। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें सेक्रीट होती हैं और वो क्या काम करती हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वॉल्स स्टमक पे। दे रिलीज यहाँ पे देखिए आपके पेज में दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा एंजाइम स्टमक में सेक्रेट होता है, पेप्सिन, जो कि कौन से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। पेप्सिन इज रिलीज्ड इन स्टमक एंड इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो रिलीज होती है वो होती है म्यूकस। ठीक है स्टूडेंट्स, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, 2 फंक्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टमक में, जो कि हेल्प करता है पेप्सिन को अपना काम करने में। अगर एसिडिक मीडियम उसको नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो एसिडिक मीडियम उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो उसको एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, जो हमारे स्टमक में HCl रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, वो पेप्सिन एंजाइम को हेल्प करता है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू द एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन, पहला चीज़। दूसरा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कि इट किल्स द फॉरेन बैक्टीरिया या जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। ये फूड में जो भी जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं उसको भी किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये 2 काम हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। पहला तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पेप्सिन को ताकि वो अच्छे से काम कर सके। दूसरा, जो भी फॉरेन मटेरियल्स फूड के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाते हैं वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी ये किल करता है। दूसरी चीज़ जो रिलीज़ होती है हमारे बॉडी में दैट इज़ म्यूकस। देखिए HCl बहुत ही कंसनट्रेटेड एसिड होता है, वो हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस सेक्रीट होता है जो कि एक लाइनिंग बनाता है स्टमक में, ताकि HCl से हमारे ही स्टमक को कोई अफेक्ट ना हो। आप देखे होंगे जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, या बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं फास्टिंग के बाद हमें एसिडिटी हो जाती है, तो वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ HCl इन आवर स्टमक। ठीक है, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता है कि उससे स्टमक पूरा ख़राब हो जाए, जल जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो उससे प्रोटेक्ट हमारे स्टमक को कौन करता है, जो म्यूकस की लाइनिंग है, दैट म्यूकस प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, तो ये म्यूकस प्रेजेंट होता है। तीसरा जो चीज़ रिलीज़ होता है दैट इज़ पेप्सिन एंजाइम।
ये पेप्सिन एंजाइम जो है एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये क्या करता है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट इज़ कॉल्ड अमीनो एसिड्स। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब प्रोटीन जो है किस छोटे पार्टिकल में टूटता है, मतलब टूटता है तो क्या बनता है। तो प्रोटीन व्हेन इट ब्रेक्स इट फॉर्म्स अमीनो एसिड्स। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो हो गया स्टमक में क्या क्या हुआ। उसके बाद ये जो फूड है ये जाएगा कहाँ, इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइन में बहुत जगह से जूसेज आते हैं। एक तो इंटेस्टाइनल जूस होता है, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस होता है, और तीसरा जो लीवर के थ्रू जो आप देखे होंगे पैनक्रियाज और स्टमक, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो सेक्रेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डाइजेशन में। ठीक है, तो लीवर जो है वो रिलीज़ करता है आपका बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये बाइल सॉल्ट्स जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे पार्ट्स में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं। दे इमल्सीफाई द फैट्स, मतलब जो बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे पार्ट्स में ये तोड़ते हैं। तो जब ये लीवर से सेक्रेट होते हैं तो कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर के पास ही आप एक थैली टाइप का देखेंगे, दैट इज़ गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर रहते हैं, जितनी ज़रूरत होती है ये उतने स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं एंड दे इमल्सीफाई द फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। और फिर जो है कि आपका एक तो ये हो गया लीवर के थ्रू, पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है वो जाता है, वो एक्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस भी होता है जो कि वहाँ पे एक्शन करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा जो है डाइजेशन वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे आपके बुक में भी दिया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो एग्जिट फ्रॉम द स्टमक, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय विच मसल्स। कौन से मसल्स होते हैं जो कि फूड का जो बाहर निकल रहा है स्टमक से उसको रेगुलेट करते हैं, तो वो होते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं फूड को स्टमक से बाहर निकलने में। ठीक है, तो फूड कहाँ जाता है भाई, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉइलिंग में रहता है इसलिए पता नहीं चलता, ये कॉइल्ड होकर वहाँ पड़ा रहता है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, देखिए हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड लॉन्गर इंटेस्टाइन टू अलाउ सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। हर्बीवोर्स का जो है हमसे लॉन्ग रहता है इंटेस्टाइन क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंड कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर इंटेस्टाइन। देखिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हर्बीवोर्स का जो है वो इंटेस्टाइन लार्ज होता है, जबकि इनका कार्निवोर्स का जो है इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है क्योंकि मीट को ईजिली डाइजेस्ट किया जा सकता है इसलिए शॉर्ट होता है। सेलुलोज को ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में इसलिए उनका लॉन्ग होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन दिया हुआ है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स हो, सभी में डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो, प्रोटीन्स का डाइजेशन हो या फैट्स का डाइजेशन हो। ठीक है, जब फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, हमने पहले ही पढ़ा था, जो स्टमक में को एसिडिक बना रहा है तो जो वहाँ से जब फूड आएगा तो वो एसिडिक रहेगा। अब उसको जो है वो अल्केलाइन करना है क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम रिलीज़ हो रहा है वो अल्केलाइन मीडियम में काम करता है। ठीक है, तो अब उसको जो है कि उसको अल्केलाइन कैसे बनेगा, टू बी मेड अल्केलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salts, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, मैंने बोला था स्टमक से जो लीवर से जो बाइल सॉल्ट्स आते हैं वो इमल्सीफाई करते हैं, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ते हैं, तो यही करता है बाइल सॉल्ट्स का ये फंक्शन है। कहाँ से वो निकलते हैं, वो लीवर से निकलते हैं। स्टोर कहाँ होते हैं, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पेनक्रियाज सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन होता है पेनक्रियाटिक जूस में जो कि पेनक्रियाज से निकलता है। ये ट्रिप्सिन जो है एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज
फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। 2 एंजाइम्स निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूस से, एक होता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, दूसरा होता है लाइपेज जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब यहाँ पे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो अब ये डाइजेस्ट एब्जॉर्ब भी कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो अच्छा एक चीज़ और है, जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसमें विली प्रेजेंट होता है। विली से बहुत क्वेश्चन पूछता है, विली, ठीक है। जिग जैक लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड विली। विली क्यों प्रेजेंट रहता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो विली होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए उसको इंक्रीज़ कर देता है। मतलब इंटेस्टाइन खुद ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन विली की वजह से उसका सरफेस एरिया और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये बात समझ में आ गई आपको? विली का क्या फंक्शन होता है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ पे भी विलीज प्रेजेंट हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा, वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा वो रेक्टम में जाएगा और एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन। और यहाँ पे भी जो मसल्स हैं वो स्फिंक्टर मसल्स हैं जो उसके रिमूवल में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे न्यूट्रिशन हमने देख लिया, अब हम लोग बाकी के भी देखेंगे बारी बारी से।